हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ लिया था। तो आज से हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? उत्तर, यह आय वह आय है जो किसी वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी यह अवधारणा देश में क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। इसका सूत्र दिया है राष्ट्रीय आय निकालने का। राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय आय व्यक्तिगत आय निकालने का सूत्र दिया है। व्यक्तिगत आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगम व कंपनियों पर कर, धन, कंपनियों के अवितरित लाभ, प्रोविडेंट फंड में अंशदान। इन तीनों को जोड़ के और घटा देते हैं किसको? सरकार द्वारा सामाजिक सुधार व्यय। जो सामाजिक सुधार में लगा व्यय होता है, इसको घटाते हैं तो हमको व्यक्तिगत आय निकल जाती है। इसको भी आप तैयार कर लेंगे। जब व्यक्तिगत आय पूछा है तो उसके नीचे सूत्र भी हम लोग लिख देंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, जिला अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिला अधिकारी के कर्तव्य। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। पहला है जिला में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। दूसरा है भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना। तीसरा है नागरिक सुरक्षा व सभी को विकास के समान अवसर देना। इसके आगे दिया है, हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। तीसरा है भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर, प्राकृतिक वनस्पतियां, नेचुरल वेजिटेशन। सरल शब्दों में प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हमारे लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को समझ लेना आवश्यक है। पहला है वनस्पति। वनस्पति को जानते हैं, क्या होता है वनस्पति? किसी प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न जाति के पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं, जो कि एक विशिष्ट पर्यावरणीय अथवा पारिस्थितिकी ढांचे में विकसित होते हैं। इसमें आगे दिया है, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जाति तथा व्यापक क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, घास आदि को वनस्पति कहा जाता है। ये तो वनस्पति के बारे में हो गया। इसके आगे और दिया है 2-3 पॉइंट। दूसरा है वनस्पति जाति। वनस्पति जाति किसे कहते हैं? वनस्पति जाति से हमारा तात्पर्य किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा काल में किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधों से होता है, जिन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। तीसरा है वन। वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। चौथा है बोरियल। बोरियल क्या होता है? पूरा वनस्पति शास्त्री हमें यह बताते हैं कि भारत में हिमालय तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, परंतु उत्तरी मैदानों में विदेश से लाए गए पेड़ पौधों की जातियों का विस्तार मिलता है। भारत में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को 40% जातियां तिब्बत तथा चीन से लाकर विकसित की गई हैं। इन्हें बोरियल वनस्पति कहते हैं। यानी जो दूसरे देश से ले आके अपने देश में विकसित की गई वनस्पति को बोरियल वनस्पति कहते हैं। इसके आगे दिया है, निकटवर्ती उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से प्राप्त पादपों को पूरा उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उत्तर अफ्रीकी देशों से लाने वाली वनस्पति जाति ने अर्ध शुष्क प्रदेशों तथा पश्चिमी भारत के विस्तृत भाग में वनस्पति को प्रभावित किया है। इंडो मलेशिया से आए हुए वनस्पति जातों ने उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाया है। ये लघु उत्तरी प्रश्न में ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें डिटेल में लिखा ही हुआ होता है। तो आप पढ़ते जाइए और समझ में आता जाएगा। जहाँ डिटेल कुछ बताने की जरूरत पड़ी मैं बता दूंगा। प्रश्न संख्या चौथा है, मानव का संपूर्ण जीवन
किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी? संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है संपूर्ण मानव जीवन 4 आश्रमों में विभक्त था जो निम्नलिखित थे। पहला है ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य होती थी। दूसरा है गृहस्थाश्रम, 25 से 50 वर्ष की उम्र में ये गृहस्थाश्रम का काल होता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष। और चौथा है संन्यास आश्रम, 75 से मृत्यु तक। तो ये 4 आश्रमों में विभक्त था मानव की संपूर्ण जीवन। प्रश्न संख्या 5 है, ग्रह एवं उपग्रह से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये भी प्रश्न 2018 में पूछा हुआ था। उत्तर है ग्रह कुछ आकाशीय पिंडों ने अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वे अपने तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, साथ ही वे अपने अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी। उपग्रह किसे कहते हैं? कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये अपने ग्रह की परिक्रमा करने के लिए उपग्रह कहलाते हैं। यानी उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं और ग्रह तारों की परिक्रमा, वो अपना जो उसका तारा होता है उसकी परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है तो पृथ्वी एक ग्रह हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन। पहला है खेती, गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती होती थी। दूसरा है पशुपालन, हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन का भी पेशा अपनाया जाता था। लोग बैल, ऊंट, भैंस, गधे, बकरी, सूअर, हाथी, कुत्ते तथा बिल्लियों को पालते थे। तीसरा है व्यवसाय, उस समय पात्र, अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, आभूषण, बढ़ई तथा शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलित थे। हड़प्पा संस्कृति का धार्मिक जीवन, ये तो आर्थिक जीवन था, ये तीनों पॉइंट आर्थिक जीवन के बारे में है। अब हड़प्पा संस्कृति के का धार्मिक जीवन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मातृदेवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग तथा योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना, वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। धार्मिक जीवन ये है हड़प्पा सभ्यता का। प्रश्न संख्या 7 है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। अथवा इतिहास का क्या अर्थ है, परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोनों प्रश्न का मतलब सेम है। इसका उत्तर देखते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन तथा ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अभिप्राय है जानना। जानना को इंग्लिश में कहते हैं नोइंग। भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द का अर्थ ऐसा ही हुआ। इस शाब्दिक अर्थ द्वारा अतीत की घटनाओं की ओर संकेत दिया जाता है। इतिहास शब्द के अलावा हमारे देश में तवारीख शब्द और प्रचलित है, परंतु यह शब्द इतिहास के वास्तविक अर्थ का बोध कराने में असफल है, क्योंकि तवारीख शब्द तारीख का बहुवचन है। इतिहास केवल तिथियों तथा तारीखों का ही संग्रह मात्र नहीं है, वरन इनसे अधिक है। इसके आगे है इतिहास की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की विभिन्न परिभाषाएं उनकी व्याख्याओं सहित नीचे दी जा रही हैं। पहला है इसमें से, इतिहास शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग। इस शब्द का घटनाओं का संकलन एवं स्वयं एक घटना के रूप में प्रयोग किया गया है। इतिहास के निर्माण के लिए घटना का होना आवश्यक है। जब इतिहास स्वयं एक घटना है तो प्रश्न यह उठता है कि वह घटना कब, कहाँ, कैसे और क्यों घटी। इतिहास इन प्रश्नों का ही उत्तर है। हेनरी जॉनसन का विचार है कि, अब हेनरी जॉनसन के विचार के अनुसार क्या है इतिहास? इतिहास विस्तृत रूप से प्रत्येक घटना है जो कभी घटित हुई। इस प्रकार वह स्वयं अतीत काल से संबंधित है, अर्थात भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। इसका अभिप्राय है कि उसमें प्राचीन काल से लेकर एक क्षण पहले समाप्त हुए
समय तक की घटनाओं का वर्णन आ जाना चाहिए, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इसमें अतीत काल से सब जीवों अथवा विश्व में हुई समस्त उथल पुथल का विचार होना भी जरूरी हो। इतिहास में केवल मानव जीवन ही घटनाओं का ही उल्लेख होता है। इसके आगे है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। जिस प्रकार व्यक्तिक ऐक्य में स्मरण शक्ति का बहुत महत्व है, उसी प्रकार राष्ट्र की जातियों हेतु एक आवश्यक है, और जातियों की स्मरण शक्ति ही इतिहास है। उनके इस कथन में पर्याप्त सत्यता है। एक विद्वान इतिहास को नौ द्वार कैलेंडर कहते हैं। इसमें उसने इतिहास को केवल तिथि बताने या देने वाला कहा है, परंतु इतिहास केवल तिथि ही नहीं बताता, बल्कि कैसे, कहाँ और क्यों जैसे प्रश्नों का भी उत्तर देता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इतिहास केवल युद्धों का ही विवेचना करता है, लेकिन उन्होंने इतिहास के दूसरे पक्ष को नहीं देखा, जबकि इतिहास मानव समाज के प्रत्येक पहलू का वर्णन करता है। जैसे इतिहास है, इतिहास केवल दिन तारीख नहीं बताता है, वो घटना क्यों घटी, कैसे घटी, कहाँ घटी, ये सब के बारे में भी जानकारी देता है और मानव के सभी पहलुओं का वर्णन करता है। इसके आगे है, इतिहास की सबसे उपयुक्त परिभाषा रेपसन महोदय ने दी है, जो कि सत्य है। अब क्या है परिभाषा है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। ये इतिहास का रेपसन द्वारा दिया गया परिभाषा है। अब प्रश्न संख्या 8 है, जैन धर्म से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के प्रथम तथा 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के त्रिरत्नों के नाम बताइए। उत्तर, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका आशय होता है जीतना, अर्थात जिसने सांसारिक राग, द्वेष, माया, मोह को जीत लिया है, ऐसे लोग जिनकी उपाधि से विभूषित किए गए। जिन शब्द का अर्थ आध्यात्मिक विजेता होता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जिनों के उपदेशों का पालन करने वाले जैन कहलाए तथा उनके संप्रदाय को जैन दर्शन या जैन धर्म के नाम से विभूषित किया गया। इसी में आगे दिया है, जैन दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्राणी को विश्व के कष्टों से छुटकारा दिलाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करना है। जैन दर्शन वेदों में विश्वास नहीं रखता है, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। जैन दर्शन ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है और अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि पर प्रमुख बल दिया है। जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर व श्वेतांबर। जैन साहित्य अत्यंत समृद्ध है। जैन साहित्य में तीर्थंकरों के आदेशों का संग्रह है। प्राचीन जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिया गया है, किंतु बाद में संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। इसके आगे दिया है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक चरित्र निम्न प्रकार हैं। ये जो तीन रत्न होते हैं, ये तीनों रत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अब तीनों के बारे में देखते हैं कौन क्या है। सम्यक ज्ञान, पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित शास्त्र सिद्धांतों का यथार्थ अनुभव। सम्यक दर्शन तीर्थंकरों के उपदेशों के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखना है। इसी श्रद्धा भाव को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसका जीवन में आचरण करना भी जरूरी है। सम्यक चरित्र के लिए जैन दर्शन 5 महाव्रतों, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन एवं 4 कषायों, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के त्याग पर बल देता है। प्रश्न संख्या 9 है, अच्छे नागरिक के 4 गुण लिखिए।
उत्तर अच्छे नागरिक के 4 गुण। पहला है पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण में व्यक्तिगत स्तर पर योगदान दे, पेड़ लगाए तथा वृक्षों का संरक्षण करे, जल एवं बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी न करे, ध्वनि प्रदूषण न फैलाए तथा कूड़ा करकट इधर उधर फैलाकर प्रदूषण न फैलाए और प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर दे। ये पहला है अच्छे नागरिक का गुण। दूसरा है प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखे और कोई भी कूड़ा सदैव डस्टबिन में डाले, पान मसाला और गुटखा खाकर इधर उधर न थूके। इधर उधर न थूके नहीं, बल्कि पान मसाला और गुटखा खाए ही ना। ये होगा अच्छे नागरिक के गुण। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति को न तो नुकसान पहुंचाए और न ही किसी को नुकसान पहुंचाने दे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। चौथा है अपने बच्चों को राष्ट्र का योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाए, क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। ये 4 अच्छे नागरिक के गुण हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, जैव मंडल क्या है? ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। उत्तर है जैव मंडल से आशय पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी में 3 परिमंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। जैव मंडल की परत अत्यंत पतली लेकिन अत्यंत जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग में संभव है। प्रश्न संख्या 11 है मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। केवल पूछा है नदी और कुआं, तो नदी देखिए ये है, दूसरा ये हो जाएगा, और कुआं 5वें नंबर पे है, ये हो जाएगा चिन्ह। ये 2 पूछा है, लेकिन बाकी भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार नदी और कुआं ही पूछेगा, ये सब भी पूछ सकता है। तो आप देखिए रेलवे लाइन का नदी, नहर, तालाब, कुआं, पुल, कब्रिस्तान के प्रतीक का चिन्ह इस प्रकार है। इन सब के चिन्ह को आप देख लीजिए। रेलवे लाइन ऐसे दिखाया जाता है, रेलवे लाइन को 1-2 लाइन होती है और बीच में डब्बे, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं वैसे बनाया गया है। ये रेलवे लाइन का चिन्ह है, प्रतीक है। और नदी का ये ऐसे है, जैसे नदी बहती है ऐसे दिखाया गया है। नहर का ये ऐसे है। अब इसको एक बार बना के देख लेंगे, ये तैयार हो जाएगा। तालाब का ऐसे है, और कुआं का पूछा ही था, इस बार ऐसे हो जाएगा। और पुल का नहीं, सॉरी, हाँ, कुआं का ये है, और पुल का, कुआं का ये वाला है, ये वाला देखिए आप, ये गोल बनाया है, ये कुआं हो गया, और पुल का ये हो गया। मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पुल का ऐसे होगा, ऐसे ऊपर लाके ऐसे, फिर नीचे से ऐसे ही तो पुल होता है, तो ये पुल का साइन है। और कब्रिस्तान का ये वाला है, ऐसे कवर टाइप बनाया है ऊपर, ये कब्रिस्तान का प्रतीक है। तो सबको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है 12, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। उत्तर है कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार बनी होती हैं, इन्हें देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की उचित स्थिति बताते हैं। जैसे आप अपने गांव के नक्शे में अपने खेत की स्थिति व सीमा को नक्शे पर बनी रेखाओं की मदद से जानते हैं। अगर ग्लोब और मानचित्र पर ये रेखाएं न बनाई जाएं तो हम पृथ्वी पर स्थित स्थानों की सही स्थिति नहीं बता सकते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर पूछा है, तो अक्षांश रेखा देखिए ये हो जाएगा, ऐसे पृथ्वी है गोल, तो अक्षांश रेखा जो ये पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, पश्चिम से पूरब या पूरब ऐसे, ये अक्षांश रेखाएं कही जाती हैं। और देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं ऐसे, ये देशांतर रेखाएं हैं, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न 2018 और 23 में दोनों में पूछा हुआ है, दोनों सालों में। उत्तर है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। उत्तर
मौर्य साम्राज्य का विभाजन, मौर्य साम्राज्य दो भागों पूर्व तथा पश्चिम में बट गया, इससे साम्राज्य कमजोर हो गया। पहला कारण है। दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत शासन प्रणाली, जिसमें राजा की कुशलता पर साम्राज्य की नींव रखी थी। तीसरा है अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक ने हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, अतः अहिंसा की नीति भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। चौथा कारण पशु बलि तथा यज्ञों पर प्रतिबंध लगाने से ब्राह्मणों की आय प्रभावित हुई थी, फलतः उन्होंने विरोध कर दिया था। पांचवा है मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव के कारण भी राष्ट्र का पतन हुआ था। प्रश्न संख्या 14 है, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं लिखिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। ये इसका उत्तर बहुत लंबा हो जा इसमें दिया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 60 वर्ड में पूछता है, 60 से ज़्यादा, तो आप उतना ही में संक्षेप में लिख देंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इसमें लंबा दिया है तो हम लोग देख लेते हैं। उत्तर है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो मध्य एशिया में जाड़े एवं गर्मी के महीनों में उत्पन्न होने वाले असाधारण वायु दाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की ऋतुलय इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष की विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है। इसमें आगे दिया है, पौने वे हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती हैं। इसी के फलस्वरूप ऋतुओं का वक्र चलता रहता है। सामान्यतः भारत में 6 माह तक समुद्री एवं 6 माह तक स्थलीय पवनें चलती हैं। मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुएं। उत्तर पूर्वी मानसून की ऋतुओं में पहला है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। यह ऋतु दिसंबर से प्रारंभ होती है तथा फरवरी तक रहती है। इस ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम हो जाता है। जनवरी में केरल एवं दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्रों में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा उत्तरी मैदान में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस ऋतु में विशेषकर स्वच्छ आकाश, निम्न तापमान एवं आर्द्रता, मंद समीर और वर्षा रहित सुहावना मौसम होता है। इस मौसम में भूमध्य सागर क्षेत्रों से उत्पन्न विक्षोभों के आने से उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होती है। शीत ऋतु में इन्हीं विक्षोभों के कारण कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात भी होता है तथा इन विक्षोभों के गुजरने के बाद प्रायः शीत लहरें आती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी वर्षा होती है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं। पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सर्दियों की यह वर्षा रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। इसी में दूसरा जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से मई तक होती है। इन दोनों माह में उच्चतम तापमान निम्न स्थानों पर होता है। मार्च में कहाँ उच्च तापमान होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड दक्कन का पठार पर, और अप्रैल में 38 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड गुजरात और मध्य प्रदेश में, और मई में 48 डिग्री सेंटीग्रेड देश के उत्तर पश्चिम भाग में। इस प्रकार ऊंचे तापमान के कारण छोटा नागपुर में थार राजस्थान तक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र की चारों तरफ आर्द्र पवनें खींचती हैं, जिससे स्थानीय प्रबल तूफान उठते हैं, जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है और ओले गिरते हैं। इसी में आगे दिया है, इस ऋतु में तापमान बढ़ने के कारण अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकने लगती है एवं जुलाई में 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी अक्षांश रेखा को पार कर जाता है। मानसून के आने से पहले महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर कहा जाता है, तथा केरल में फूलों वाली बौछार
एवं कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कही जाती है, क्योंकि इस वर्षा में कहवा उत्पन्न वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में सायंकाल गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे काल बैसाख या बैसाख के महीने की विपत्ति या नॉर्वेस्टर के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी ऋतुएं। इसमें पहला है वर्षा ऋतु। उत्तर पश्चिम के मैदानों पर ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न दाब क्षेत्र जन से सितंबर तक अधिक तेज हो जाता है। इस कारण दक्षिण पूर्व सन्मार्गी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त की तरफ से विषुवत वृत्त की ओर मूलतः समुद्र के ऊपर चलती हैं उत्तर भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाती हैं। इसमें आगे दिया है आर्द्रता से भरी पवनें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला अरब सागरीय शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा तीसरा है मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा। मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहां भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंचकर बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिल जाती है। अरब सागर के मानसून की शाखा का दूसरा भाग सौराष्ट्र एवं कच्छ के तटों को पार कर पश्चिमी राजस्थान और अरावली के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा में पहुंचता है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ मिलकर हिमालय में वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा म्यांमार के अराकन तट से टकराकर गारो और खासी के मुख्य मार्ग में प्रवेश करती है। इन वायु धाराओं के इस मार्ग में सोहरा चेरापूंजी पुराना नाम, जो सोहरा है इसका पुराना नाम क्या था, चेरापूंजी के निकट मोसिनराम में 10,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इस वर्षा की मुख्य विशेषता यह है कि पूर्व से पश्चिम एवं दक्षिण से उत्तर की ओर जो दूरी बढ़ती है त्यों वर्षा की मात्रा घटती जाती है। कभी कभी निम्न दाब क्षेत्र का विस्तार बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में हो जाता है। इससे वहां पूर्वी अवदाब का निर्माण होता है। उत्पत्ति के बाद से अवदाब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मानसूनी गर्त अपने औसत स्थान से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, इसके फलस्वरूप मानसूनी अवदाब का मार्ग भी परिवर्तित होता है। इसे वर्षा की मात्रा में उतार चढ़ाव आता है। इस प्रकार के अवदाबों की संख्या जून से लेकर सितंबर के मध्य प्रत्येक महीने 2 से 4 तक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की उत्तर पूर्वी शाखा ज्यों-ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों-त्यों वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र से दूर हटने पर भी वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर में आता है, जबकि केवल 35% भाग बंगाल की खाड़ी में आता है। दूसरा है मानसून परिवर्तन का काल। यह समय मध्य सितंबर से आरंभ होकर नवंबर तक रहता है। अक्टूबर तक वर्षा की तीव्रता बिल्कुल कम हो जाती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून लौटना शुरू कर देता है और नवंबर तक भारत छोड़ देता है। मानसून के हट जाने से आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। इस प्रकार भूमि में जलाक्रांत होने से आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो असहनीय हो जाती है। इसी को साधारणतया क्वार की उमस कहते हैं। मानसून की लौटने के पश्चात उत्तर भारत में शीत और शुष्क मौसम शुरू हो जाता है। मानसून की क्रिया में बंगाल की खाड़ी पर
तीव्र चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं जो उत्पत्ति के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ये चक्रवात पूर्वी तट पर पर्याप्त वर्षा लाते हैं। अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तटीय जिलों और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसमें आगे है, संपूर्ण वर्षा का 75% दक्षिण पश्चिमी मानसून से तथा 10% मानसून पूर्व काल में, 13% मानसून के उपरांत तथा 20% वर्षा शीतकाल में होती है। तो ये रहा मौसम के बारे में, यानी हम लोग जो प्रश्न था हम लोग का, भारत की जलवायु के बारे में लिखिए, यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें तो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन आप इसको संक्षेप में हेडिंग सब लिखेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। भारत की जलवायु के बारे में थोड़ा सा करके, और उत्तरी पूर्वी मानसून में 2 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून में वर्षा ऋतु आता है और मानसून परिवर्तन का काल। ये 2 हेडिंग इसमें लिखेंगे। इसमें छोटा छोटा करके आप 60 वर्ड से ज़्यादा लिख देंगे लघु उत्तरी का, ये पूरा हो जाएगा प्रश्न आपका। तो आपका आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।